हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का जो हमारे एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला चल रही है फ्रेंड्स, उसके एक और कदम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए। रोशन जमील बोल रहे पूरा प्रश्न आपके क्लास से ही था सर आज का। थैंक यू। चलो थैंक यू जमील जी बताने के लिए। और ऐसे ही आप सभी लोग भी, जिन लोगों का पेपर है वो लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा पेपर जो हम लोग कर रहे हैं उन्हीं कंसेप्ट्स में से आ रहे हैं, उन्हीं के इसमें से आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। कल का भी पूरा का पूरा वही था जो हम लोगों ने पढ़ा था। इवन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कल मैं यहाँ आप लोगों को लेक्चर करवा रहा था, और वहां पर मैं एग्जाम के अंदर में जो है वो उसी में से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। ठीक है, उसी से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के। तो आगे में भी ऐसे ही होगा। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है, अच्छे से पूरा पढ़िए। जो मैं आज भी पढ़ाने वाला हूँ उसको भी अच्छे से देखिए, जो पुराने लेक्चर है उनको भी अच्छे से देखिए, और पूरा अच्छे से करके आइए आप लोग। ठीक है, कौन से वाले इसका? दिनेश कुमार, जवाब देना है आपके बात का। ठीक है, चलिए केवीएस भी करेंगे फ्रेंड्स स्टार्ट हम लोग जल्दी से ही। केवीएस को भी स्टार्ट करेंगे ही। बाकी आप लोग जल्दी जल्दी से, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके केवीएस में भी काम आएगा, ही डी ट्रिपल एस बी सुपर टेट में भी काम आएगा, क्योंकि ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आप लोगों के काम की बातें हैं। ठीक है, तो कर लीजिए जल्दी जल्दी से। लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, तो कर दीजिए जल्दी जल्दी से, सारे लोग जुड़ जाइए यहाँ पर। मैं डिप्रेशन हो गया है क्यों? नव्यू, नाव्यू, डिप्रेशन नहीं लेना है आपने। ठीक है, जिंदगी में सारी चीजें चलती रहती है, होता है। जो जिस मोमेंट पे जहाँ खड़े हो उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। अभी डिप्रेशन ना लीजिए, पढ़ाई का फेज है, पढ़ाई कीजिए। अभी अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में अपना पूरा का पूरा दीजिए। ठीक है, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले एक सॉन्ग सुन रहा था। ठीक है, लग जा गले ये हंसी रात, हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स है उसके, डीप मीनिंग्स है, काफी सारी चीजें हैं। काफी बार इंसान इमोशनल भी होता है जब कभी मतलब लास्ट मोमेंट्स आते हैं, कुछ भी चीजें, कई सारी चीजें होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें लास्ट मोमेंट नहीं, बहुत सारे और भी लास्ट मोमेंट्स आते हैं जिंदगी के अंदर में, है ना। तो जहाँ हो अभी उसको एंजॉय करो अच्छे से, बढ़िया से उस चीज को करो, उसके अंदर में बेहतरीन तरीके से। बाकी जो होगा फिर वो बाद में देखा जाएगा वाली बात है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का हमारा आज का सेशन, पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नाना देसी पूछा गया है, तो मनीग्रामम भी पूछा जा सकता है आगे वाले लेक्चर के अंदर में। नाना देसी पूछा गया एक शिफ्ट में, तो मनीग्रामम भी पूछा जा सकता है। आपकी प्रहार सीरीज देख रही हूँ सर, साथ साथ में बिल्कुल प्रियंका ठाकुर जी, आप प्रहार सीरीज भी अच्छे से देखिए, जो प्रहार सीरीज हम लोगों ने की थी। आप दानिश शेख सर बायजूस एग्जाम प्रेप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, पूरे के पूरे वीडियोस जो हम लोगों ने किए हुए हैं, आप सिंपली सर्च करना है दानिश शेख सर एसएसटी बायजूस एग्जाम प्रेप, आपको मिल जाएगा। तो मनीग्रामम जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या था? ये मंदिरों वाला शहर था, व्यापार संघ था, कांसे की मूर्तियों बनाने के लिए एक टेक्निक थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मनीग्रामम और नाना देसी, तो ये क्या थे फ्रेंड्स? ये आप लोगों के जो है मनीग्रामम और नाना देसी व्यापार संघ थे। जो व्यापारी थे ये ग्रुप्स के अंदर में, ग्रुप में व्यापार करते थे, ग्रुप में। ठीक है, व्यापारियों का जो संघ होता था, ग्रुप होता था, या जिसको गिल्ड्स भी कहा जाता था, व्यापार संघ, ग्रुप को ही गिल्ड्स भी बोल सकते हो आप लोग, संघ को। ठीक है, ग्रुप। तो व्यापार संघ जो होते थे उसमें व्यापारी व्यापार करते थे, ताकि जब एक साथ रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो संगठन में क्या होता है आप लोगों का? ठीक है, जो संगठन होता है आपका, उसके अंदर में क्या होता है कि एक ताकत होती है, सारे लोग फिर आपके आपके हितों की रक्षा की जा सकती है। तो गिल्ड्स में, संघ में व्यापार करते थे। काफी इंपॉर्टेंट वाले बहुत सारे संघ थे, व्यापार संघ। दक्षिण भारत के अंदर में दो संघ बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है आप लोगों के, एक तो है मणिग्रामम। मणिग्रामम करके एक व्यापार संघ हुआ करता था, काफी सारे व्यापारी इससे जुड़े थे।
और एक था नाना देसी। ये नाना देसी आप लोगों से पूछा गया एग्जाम के अंदर में, तो हो सकता है कि इस बार मणिग्रामम भी पूछ ले आप लोगों से। तो मणिग्रामम और नाना देसी क्या थे? दक्षिण भारत के व्यापार संघ थे, फेमस वाले व्यापार संघ थे, व्यापारियों का ग्रुप था। ऐसे काफी सारे ग्रुप्स थे ये दक्षिण भारत के, ये दो इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे जो बोला गया था कि मणिग्रामम क्या है, तो मणिग्रामम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये गिल्ड था। गिल्ड का मतलब होता है व्यापार संघ, ठीक है, व्यापार संघ। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है, पिछले साल ये पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। आप लोगों का जो लास्ट शिफ्ट हुई थी आप लोगों की पिछले बार की, उसमें पूछा गया था, तो इस बार की लास्ट शिफ्ट के अंदर में या मिडिल शिफ्ट के अंदर में आपसे पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो संस्थापक के साथ में विषम है, अलग है, ऑड पेयर आप लोगों को बताना है। या तो 3 सही होंगे या तो 3 गलत होंगे। देखो अब यहाँ कौन सा सही है गलत है ये नहीं बोला उसने, उसने बोला है आपको विषम पहचानना है। अब विषम पहचानने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होता है? विषम पहचानने के लिए आप लोगों को जो है ये पता होना चाहिए कि सही कौन कौन से, गलत कौन कौन से, क्योंकि अगर आप को इन डेप्थ नहीं पता होगा चारों के चारों के बारे में तो आप पता ही नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है फ्रेंड्स वैशेषिका जो है, वैशेषिका ये जो एक आपका परंपरा है, दार्शनिक परंपरा है भारत की, भारत के अंदर में एक वैशेषिका परंपरा थी, इसको जो कनद थे उन्होंने ही दिया था। बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ये वाला सही है, ठीक है। न्याय जो था, न्याय दर्शन, भारत के अंदर में एक न्याय दर्शन आया है, अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग विचारधारा है, तो न्याय विचारधारा या न्याय दर्शन था, ऋषि गौतम थे एक, उन्होंने दिया था इसको, सही बात है, न्याय दर्शन को। योग दर्शन जो है वो पतंजलि ने दिया था, योग दर्शन पतंजलि ने, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है, तो मतलब ये वाला गलत होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों सही है तो ये गलत होना चाहिए फिर। तो फ्रेंड्स वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन जो है ये व्यास जी ने दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, व्यास, वेद व्यास जो है उन्होंने दिया था ये दर्शन। और जो जैमिनी है उन्होंने मीमांसा दर्शन दिया था। कौन सा? मीमांसा दर्शन, मीमांसा। मैं आपको याद करवाता हूँ सारा का सारा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो। तो ये तीनों के तीनों सही है, ये वाला गलत है। तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ आप लोगों का यहाँ पर में? ऑड पेयर। तो ऑड जो है आप लोगों का ये वाला होगा, क्योंकि ये गलत है आपका, क्योंकि 3 सही है तो ये वाला गलत है आप लोगों का, सिंपल सी बात है आपकी, ठीक है। तो वैशेषिका ऋषि कनद ने दिए थे, न्याय दर्शन ऋषि गौतम ने दिए थे, ये दर्शन शास्त्र है भारत के हमारे, ठीक है। योग दर्शन पतंजलि जी ने दिए थे, और वेदांत दर्शन जो है वो वेद व्यास जी ने दिए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन दिया था। तो ये 6 आपके पूरे के पूरे दर्शन है भारत के। ये यूपी टेट में भी आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, केवीएस में भी पूछा जा सकता है आपसे, जीके के अंदर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 ही है, 6 ही याद करने हैं आप लोगों ने, तो ये इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है आपका। देखिए वैशेषिक दर्शन जो है आपका, या वैशेषिका दर्शन बोलते हैं इसको, कनद ने दिया था। न्याय दर्शन गौतम जी ने, ऋषि गौतम, गौतम बुद्ध अलग है, ऋषि गौतम अलग है। योग दर्शन पतंजलि ने। अब देखो मीमांसा दर्शन जो है ना आप लोगों का फ्रेंड्स, मीमांसा, ये जैमिनी ने दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जैमिनी, ऋषि जैमिनी। वेदांत दर्शन वेद व्यास, बद्रायन वेद व्यास, वेद व्यास याद रखिए आप लोग, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए याद रखने में। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, कपिल ने, ठीक है, कपिल मुनि ने दिया था, ये याद रखना है। बस ये 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, षड दर्शन इनको कहा जाता है, 6 दर्शन है भारत के, और यही 6 ही है जो आपसे एग्जाम के अंदर में पूछे जाएंगे। ओके चलिए, सॉरी, बहुत बढ़िया। only before days of seated exam but all the questions have come from your content, thank you so much, because of you I have cleared my seated। चलो निष्ठा काजला, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? दक्षिण भारत के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे? दक्षिण भारत में कौन थे वयोवृद्ध नेता नमक सत्याग्रह के? देखिए फ्रेंड्स अगर मैं नमक सत्याग्रह की बात करूं तो नमक सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने चलाया था 1930 में, ठीक है, मार्च 1930 में गांधी जी ने चलाया था। कहां पर में? गुजरात में, उत्तर भारत के अंदर में, गुजरात में, यहां पर में चलाया था, यहां पर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में। तो गांधी जी जब ऊपर में गुजरात के अंदर में दांडी मार्च निकाल रहे थे या नमक सत्याग्रह निकाल रहे थे, उस समय में दक्षिण भारत के अंदर में इसकी कमान किसने संभाली थी? तो दक्षिण भारत के अंदर में इसकी कमान संभाली थी फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी ने।
ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी, दक्षिण भारत के अंदर में इन्होंने कमान संभाली थी, ठीक है, मद्रास के अंदर में। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ये भी याद रखना है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। ओके, तो दक्षिण भारत के अंदर में साउथ इंडिया में नमक सत्याग्रह की कमान इन्होंने संभाली थी। इसके अलावा जब भारत आजाद हो गया तो 1947 से लेकर 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारत में राष्ट्रपति वाली पोस्ट नहीं बनाई गई थी, राष्ट्रपति की कोई पोस्ट थी नहीं, तब तक गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी। तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आजाद होने के बाद में? यही थे। किसी ना किसी को तो बनाना था काम चलाऊ तौर पर, तो इनको बना दिया गया था, ठीक है। तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे ये याद रखना है आप लोगों ने, आजाद भारत के। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और जब हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, अंग्रेजों के समय में, उसमें भी इनको मंत्री बनाया गया था 1946 के अंदर में। तो काफी अनुभवी नेता है और निष्ठावान नेता थे कांग्रेस की, याद रखेंगे आप लोग। तो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। एक आप लोगों को मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि 1942 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था इन्होंने, ठीक है, रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से उस समय में मेल नहीं खा रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ था 1942 में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय में इनका मानना था कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, बट कांग्रेस का मानना था कि, गांधी जी का मानना था भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए। तो इसके बीच में, उनके बीच में थोड़ा सा जो है विचारों का भेद था, मन भेद नहीं था, मतभेद था। हर जगह पे लड़ाई जो है फ्रेंड्स मन भेद की नहीं होती है, कभी कभी लड़ाई मतभेद की होती है, मन मिला हुआ होता है, दोस्ती होती है, सारी चीजें होती है, बस विचार अलग अलग होते हैं। हंसते हैं, बैठते, खेलते, कूदते, सारी चीजें होती है, सब लोग दोस्त होते हैं, बट विचार अलग अलग होते हैं, बस इतनी सी बात थी। तो इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था, बोला कि मेरा विचार थोड़ा सा अलग है, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चालू करना चाहिए। उन्होंने रिजाइन करके अलग हो गए थे वो, ठीक है, अलग हो गए थे। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि कई बार विचारों की विभिन्नता के कारण, विचार अलग होने के कारण, कुछ अलग विचारधारा होती है, आपकी कुछ अलग विचारधारा होती है, इसी वजह से भी कुछ लोग रिजाइन करते हैं, कुछ लोग जो है अपना अलग रास्ता चुनते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में जो है फ्रेंड्स, इन्होंने 1942 के अंदर में अपना विचारों की भिन्नता के कारण कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था, विचारों की भिन्नता। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में किसने रिजाइन कर दिया था? तो सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था, वैचारिक भिन्नता के कारण। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए आप लोग। आपने जो भी पढ़ाया था सब कुछ आया, मैं सबको जिनका भी एग्जाम है, कुछ भी नया ना पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है वो रिवीजन कीजिए। बहुत बढ़िया शिखा, श्री विनय बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया गया है यहाँ पर मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लो आप लोग। पूरे के पूरे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। दानिश शेख सर आप सर्च कर लीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में, मेरे जो है 1000 से भी ज्यादा वीडियोज है पिछले 2.5-3 साल के अंदर में, ठीक है, जो मैंने यहाँ डाले हैं 1000 से भी ज्यादा वीडियोज है, आप उसको देखिए। उसमें से 1000 वीडियो नहीं देखने आप लोगों ने, जो भी मैंने आप लोगों को पिछले 1.5 महीने के अंदर में कराया वो वीडियो भी आपने देख लिया, रिवीजन कर लिया, आपका हो जाएगा अच्छे से। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट के ऊपर में फ्रेंड्स मैक्सिमम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो रॉलेट एक्ट के ऊपर में ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट पर मैक्सिमम शिफ्ट्स में क्वेश्चन आया है, रॉलेट एक्ट को गोद ले लिया गया है इस साल। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। बिल्कुल, पिछले साल भी काफी सारे वीडियोस करवाए हुए थे। देखिए यहाँ पर मैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट कर्व द फंडामेंटल राइट्स एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई और लोगों के अधिकार कुचल दिए गए,
ठीक है, रॉलेट एक्ट जो था उसने पुलिस की शक्तियां बढ़ा दी और अधिकार कुचल दिए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई और लोगों के अधिकार कुचले गए थे, लोगों के अधिकारों को कम किया गया था। बढ़ाया गया था या कम किया गया था, ये बात को ध्यान रखना आप लोग। एक बार लाइक भी कर दो फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। पुलिस के अधिकार बढ़ा दिए गए थे, पुलिस के अधिकार, ठीक है, और लोगों के अधिकार जो थे, पीपल के जो अधिकार थे, लोगों के अधिकार, उसको कम किया गया था। ठीक है, लोगों के अधिकारों को कम किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ए आंसर होना चाहिए आप लोगों का। इसमें देखिए ए नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, डी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। यहां पर में भी देखिए ए नहीं है, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जो बाकी के लोग थे उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये बोला कि ये जो है कानून इसलिए लाया गया है ताकि रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स जब कुछ इस प्रकार के कानून लाए जाते हैं ताकि जनता की आवाज को दबाया जा सके या फिर उनको रोका जा सके। ठीक है, जब उनका नाम बन रहा होता है तो उनके नाम को रोका जा सके। तो ये भी सारी चीजें होती है, काफी सारे लोग पीछे से ये भी बैकग्राउंड के अंदर में चीजें करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जो काफी सारे लोग थे, इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर में ये आरोप लगाया कि बेसिक फ्रीडम जो थी लोगों की, उसके ऊपर में ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लोग जो अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इसी वजह से इसका विरोध किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको निरंकुशवादी कानून बताया था। इवन दो हिंदू एंड मुस्लिम्स वर अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह कुड नॉट टर्न आउट टू बी द ऑल इंडिया स्ट्रगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ का, कि ये आपका ऑल इंडिया स्ट्रगल नहीं बन पाया। गलत बात, ये ऑल इंडिया स्ट्रगल बन गया था, ये था ऑल इंडिया स्ट्रगल, तो ये गलत है। तो जहां जहां सी है उसको काट दो, सी है काट दो। ठीक है, ये वाला कट गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दो तो आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे। अगर नहीं भी करते, ठीक है, अगर आप नहीं भी करते, आजा मेरे भाई, कहा गया तू? आना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, इधर में आ जाइए। इसको मैं मिटा भी दूं अगर यहाँ पर, अच्छा अब आया है, कहा था इतने देर से। ठीक है चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से कि सी को हम ऐसी भी एलिमिनेट कर देते तो भी आप लोग आंसर तक पहुंच जाते, ए तक, सी से ही, अकेले सी से ही। ठीक है, इस प्रकार से सर आपकी से बहुत अच्छा गया। चलो, भावी शिक्षिका रिद्धि, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिनके भी अच्छे पेपर जा रहे हैं। देखो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आप लोगों का, ठीक है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है आप लोगों की उससे रिलेटेड, कि रॉलेट एक्ट जो है इसने फंडामेंटल राइट जो था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, उसको बंद कर दिया था आप लोगों के। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 6 अप्रैल को डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर मनाया था। अपमान और याचना का दिवस कब मनाया था गांधी जी ने? अभी के अभी कमेंट करके, अभी के अभी बताओ मेरे को, अभी के अभी आप सभी लोगों से कमेंट चाहिए। अपमान और याचना का दिवस कब मनाया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है, बच्चे लोग जो है वो 13 अप्रैल लगा के आते हैं। मजाक चल रहा है, 13 अप्रैल लगा के आते हैं अपमान और याचना का दिवस के अंदर में, रॉलेट सत्याग्रह के अंदर में। हाँ बताइए अभी के अभी क्या आंसर होगा? अपमान और याचना का दिवस, ये आप लोगों का डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, जिसको रॉलेट सत्याग्रह बोला था गांधी जी ने, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो लगाया था। 6 अप्रैल के अलावा कोई दिन नहीं लिखना चाहिए मेरे को वहां पर, मैं आप लोगों का दिमाग के अंदर में। ठीक है, अपमान और याचना का दिवस, हमारा अपमान हो रहा था, हमारी बोलने की आजादी खत्म हो रही थी, और याचना कर रहे थे कि प्लीज इस कानून को वापस ले लीजिए करके। 6 अप्रैल को अखिल भारतीय एक सत्याग्रह किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पुलिस को जो एक्स्ट्रा पावर दे दिए गए थे उसके खिलाफ में। ठीक है, और ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, संघर्ष था हमारा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके चलिए, 13 अप्रैल को क्या था सर? फिर 13 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स आपका जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अगर आपसे क्रोनोलॉजी बनाने के लिए बात की जाए, क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी क्या होगा आप लोगों की? क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार से होगी कि पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट आप लोगों का जो है पास हुआ, ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने इसके विरोध में, अरे भाई आपकी शादी होगी तभी तो आपका झगड़ा होगा ना, शादी के पहले ही झगड़ा करना चालू कर दे रहे हो आप लोग, कुछ लोग कर भी देते हैं वैसे, लेकिन पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ, उसके बाद में झगड़ा हुआ, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह हुआ आपका, जिसको आप लोग जो है आप लोग जिसको अपमान और याचना का दिवस भी बोल सकते हो, 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को 1919 में, ये मार्च में पास हुआ था, मार्च 1919 के अंदर में ये पास हुआ था आपका कानून। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जालियनवाला
जालियन वाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था आप लोगों का 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को 1919 के अंदर में। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी, ये क्रोनोलॉजी समझनी है आप लोगों ने, ठीक है ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, तो प्लीज प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, हिंदी में बताइए, रॉलेट एक्ट का मतलब होता है रॉलेट अधिनियम, रॉलेट सत्याग्रह का मतलब होता है रॉलेट सत्याग्रह, जालियन वाला बाग हत्याकांड का मतलब होता है जालियन वाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कर डालो, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर मुझसे बहुत सारी गलतियां होती है, क्या करूं, उदास वाली मुझे। देखिए, क्वेश्चंस के अंदर में गलतियां हो रही है पूछ रहे हैं आप, या लाइफ के अंदर में गलतियां होती है, दोनों ही चीजें होती है। इंसान जो है वो गलतियां करता है, इंसानों से ही होती है गलतियां, ह्यूमन है, हम उससे सीखते हैं। आपको क्या लगता है, मैंने क्या गलतियां नहीं की होंगी बचपन में भी, सीखे होंगे ना, उसी से तो सीखे होंगे। गलतियां कर करके ही सीखता है। अभी कुछ समय पहले मुझसे भी हुई थी एक गलती, एक यूट्यूब के जो वीडियोस थे, बायजू एग्जाम प्रेप के जो वीडियोस के नीचे में जो लिंक लगाते, उसके अंदर में वो टेलीग्राम लिंक्स थी, उसको मैंने चेंज कर दिया था, जो कि एक गलती हो गई थी वहां पर में, कि भाई जो बच्चे हैं वो ज्यादा बढ़ जाए करके, उसके अंदर में वो लिंक चेंज हो गई थी मुझसे, है ना। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया उस चीज को, ठीक है, एक्सेप्ट किया उस चीज को कि हाँ यार ये गलती से गलत हो गया है करके काम, उसको करेक्ट करवा दिए, करेक्ट हो गया वो उस चीज को। तो गलती सबसे होती है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस हाँ हाँ आप ये है कि आप उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है, और उससे सीखिए। फिर से होंगी गलती, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपसे, ऐसा भी नहीं है कि एक बार होकर नहीं होंगी, बार बार होंगी। फिर आप धीरे 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 सीखोगे। आपको क्या लगता है कि आपने एक बार गलती करके, आप लोगों ने एक बार गलती करके क्या एबीसीडी पूरी याद करनी थी कि बस एक बार करके, कि बार बार की थी ना गलती, फिर आपको बार बार रोका गया, बार बार आपको बताया गया, प्यार से बताया गया आप लोगों को, और आपने की। तो मुझसे भी हुई थी, उसको करेक्ट किया। आप भी गलती करते हो, करेक्ट करेंगे, सीखेंगे हम। और इंसान है मतलब गलतियां होंगी, ये याद रखिए आप लोग, इंसान है गलतियां होंगी। मोदी जी से बोलते समय गलतियां होती है, भाषण के अंदर में मोदी जी से होती है, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से गलती होती है, एक तरफ में वाइफ खड़ी थी, एक तरफ में उनकी सिस्टर खड़ी थी, ठीक है। तो अमेरिका के जो बाइडन थे अपने प्रचार के समय में, ठीक है, वाइफ के तरफ में सिस्टर वाला बोल दिया और सिस्टर के तरफ में वाइफ वाला बोल दिया, मजाक बन गया था उनका पूरा का, अमेरिका का पूरा सुपर पावर का राष्ट्रपति, उनसे गलती हुई है, ठीक है। तो होती है गलतियां सबसे। और ये आप किसी से भी देख लीजिए, बोलते समय कमेंटेटर्स होते हैं बड़े बड़े, बोलते समय गलती करते थे, तो ये होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कोमल। आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। मुझसे भी हुई थी, मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिंक चेंज कर दी थी, उसमें हुई थी, सॉरी बोल दिया जाके, बस बात खत्म है आपकी, कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला है फ्रेंड्स कि कपड़ा उद्योग, ठीक है। और गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। गलती जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर सामने वाले भी आपके जो है ना वो मतलब ठीक है, वो समझ जाते हैं कि यार हाँ यार जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट प्रणाली क्या तात्पर्य है, ये आप लोगों को बताना है। पुटिंग आउट सिस्टम, अब मैं आपको ना एक इमेज के थ्रू समझाना चाहता हूँ पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं पुटिंग आउट सिस्टम या दादन व्यवस्था क्या होती है, आप लोगों की दादन व्यवस्था या दादन प्रणाली बोला जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये भाई साहब है, ये एक बिजनेसमैन है, और ये है एक बुनकर का एग्जांपल लेकर ही आपको बताता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये भाई साहब को कपड़ा चाहिए, कपड़ा कपड़ा चाहिए, कपड़ा 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 चाहिए, बना बनाया कपड़ा। और ये है बुनकर जो धागे से कपड़ा बनाता है। अब ये है बेचारा गरीब, इसके पास पैसा नहीं है। और ये है अमीर, इसके पास पैसा है लेकिन इसके पास में वो टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेबर नहीं है। तो ये बिजनेसमैन क्या करता है, ये आता है हमारे राजू के पास में, ये हमारा राजू है, ठीक है।
ये है हमारा राजू। हमारे राजू के पास में आता है, राजू हमारा गरीब सा आता है और बोलता है कि राजू भाई, मैं तुमको कप जो है ना धागा दे रहा हूँ, धागा दे रहा हूँ, आप क्या करो, आप इस धागे से बनाओ कपड़ा और मुझे दे देना, धागे से मुझे कपड़ा दे देना, कुछ दिन बाद आऊंगा, पैसे दूंगा, ठीक है, धागा लेकर कपड़ा लेकर जाऊंगा। तो राजू को धागा मिल गया, राजू ने मस्त पैकी धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया और कपड़ा दे दिया बिजनेसमैन को। ये जो व्यवस्था होती है जिसमें एक कारीगर को कच्चा माल रॉ मटेरियल मिल जाता है बिजनेसमैन के द्वारा या व्यापारी के द्वारा, और वो उस कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस दे देता है और कुछ मेहनताना ले लेता है अपना, इस व्यवस्था को पुटिंग आउट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस व्यवस्था को? पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था बोलते हैं। लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, इसको दादन व्यवस्था बोला जाता है, दादन व्यवस्था, ठीक है, दादन व्यवस्था बोला जाता है, पुटिंग आउट सिस्टम। बट इसके अंदर में दिक्कत क्या है बताइए भाइयों और उन सब की बहनों, बताओ इसके अंदर में दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, बताइए इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि हमारा राजू जो है फ्रेंड्स, बेचारा भोला भाला, ठीक है, एकदम भोला भाला हमारा राजू, उसको मार्केट के रेट के बारे में पता नहीं है। तो ये बिजनेसमैन आए के उसको क्या करेगा, उसको बेवकूफ बना देगा, उसको पैसे बहुत कम देगा, बहुत कम पैसे देगा, बहुत कम अमाउंट देगा उसको, है ना। तो पुटिंग आउट सिस्टम का एक नुकसान है ये है कि जो कारीगर लोग होते हैं उनको मार्केट की समझ नहीं होती, इनको मार्केट की समझ नहीं है। मार्केट की समझ ना होने के कारण जो है फ्रेंड्स, ये जो बिजनेसमैन है ये क्या करता है, इनको लूट लेता है। हमें तो लूट लिया मिलके बिजनेसमैन वालों ने, ठीक है, बड़े बड़े सूट वालों ने, बड़े बड़े पैसे वालों ने, ठीक है। तो यह बात समझ लीजिए आप लोग कि राजू जो है हमारा वो लुट गया बेचारा, ठीक है, मतलब उसके साथ में धोखा हो गया, पैसे नहीं मिले उसको उतने ज्यादा जितने उसको मिलने चाहिए थे। तो ये पुटिंग आउट सिस्टम का एक नुकसान है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कम पैसे देंगे उसको क्योंकि उसको पता नहीं है। तो पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है, मर्चेंट जो है वो रॉ मटेरियल दे देता है, ठीक है। अगर हमने इस कपड़े का एग्जांपल लिया तो मर्चेंट जो है वो कपड़े का रॉ मटेरियल दे देगा और फिनिश प्रोडक्ट जो है उससे ले लेगा। ऐसा किसी भी सिस्टम में आप इमेजिन कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी से। कहाँ सेंड किया है राहुल? 11 जनवरी को ये क्वेश्चन आया था। गरिमा साहू ने आपकी गरिमा बढ़ा दी है एक, और आपका मोटिवेशन भी बढ़ा दिया है, और हमारे क्लास की गरिमा की 11 तारीख को ये क्वेश्चन भी आया था बोल रहे हो, तो आगे में भी आने की संभावना है। आपके एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, और मैं बोल रहा हूँ पुराने सारे वीडियोस देखकर जाओ। दानिश शेख सर बायजूस एग्जाम प्रेप आप सर्च करोगे तो बायजूस एग्जाम प्रेप के चैनल पे आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस पढ़ाए आप लोगों को, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मर्चेंट क्या करता है, जो व्यापारी होता है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, ठीक है। और वीवर जो होता है, वीवर आप लोगों का कपड़े के इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं ना, इसी वजह से वीवर है उससे, ठीक है। जो मर्चेंट होता है वो वीवर को, बुनकरों को कच्चा माल प्रोवाइड करता है और फिनिश प्रोडक्ट उनसे ले लेता है। व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है और बुना हुआ माल ले लेता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, पुटिंग आउट सिस्टम या दादन व्यवस्था बोलते हैं। तो दादन व्यवस्था किसको बोला जाता है ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ये केवीएस के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ये आप लोगों का। ओके, चलिए अब आते हैं एक आपके बड़े से मोटिवेशन के ऊपर में। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो सभी के सभी लोग। हलवाई को कच्चा सामान देकर पका हुआ सामान लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सही है। हाँ, हलवाई को कच्चा सामान देकर पका हुआ माल लेते हैं।
दादन व्यवस्था ही होंगी वो, एक जिसके अंदर में भी आप कच्चा माल दे रहे हो और उनसे पका हुआ माल ले रहे हो, वो आपका दादन व्यवस्था ही है, डोंट वरी। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि दादन व्यवस्था का एग्जांपल है आप लोगों का, रोशन सप्लाई वाटर टू कोका कोला प्लांट, कैश पेमेंट लेता है, कैश पेमेंट ले नहीं रहा है, फिनिश प्रोडक्ट चाहिए आपको। सुजाता जो है वो आम खरीदती है और आम का अचार बना के बेच देती है, तो इसमें क्या हुआ, दादन व्यवस्था, आम खरीदा अचार बना के बेच दिया, तो क्या करें हम इस क्वेश्चन का, अचार डाले। रेजा सप्लाइज तेंदू पत्ता टू विलेजर्स एंड रिसीव बीड़ी एज प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर मैं रेजा क्या कर रही है, तेंदू पत्ता जो होता है आप लोगों का जिससे बीड़ी बनती है, पीना नहीं चाहिए, गलत बात है आप लोगों की, ठीक है, बहुत खराब बात है, नहीं पीना चाहिए, ठीक है, मैं भी नहीं पीता हूँ, आप भी मत पीना, ठीक है। तो तेंदू पत्ता मतलब सिगरेट भी मत पीना, नहीं तो बोलेंगे सर ने बोला बीड़ी मत पीना, तो चलो सिगरेट पीते हैं, दोनों नहीं पीना चाहिए। रेसा सप्लाइज तेंदू पत्ता टू विलेजर्स एंड रिसीव बीड़ी एज प्रोडक्ट, ठीक है, बीड़ी ले लेती है उनसे, तो बीड़ी जलाई ले, ठीक है, सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑलिवर ग्रोस टर्मरिक एंड सेल टू, मतलब जो है एक व्यक्ति हल्दी उगा रहा है और हल्दी बेच दे रहा है, ये थोड़ी ना आपका दादन व्यवस्था है, ठीक है। तो दादन व्यवस्था के अंदर में कच्चा प्रोडक्ट, कच्चा माल जो है रॉ मटेरियल आप लोगों का बनाया दिया जाता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं, दादन व्यवस्था के अंदर में एक प्रॉब्लम भी है, आप लोगों को बताया था मैंने, क्या प्रॉब्लम है आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है दादन व्यवस्था के अंदर में। दादन व्यवस्था के अंदर में आप लोगों का, दादन व्यवस्था के अंदर में, दादन व्यवस्था के अंदर में बेचारे जो कारीगर है उनको उनका पेमेंट उतना मतलब कम पैसे मिलते हैं उनको, क्योंकि मार्केट से उनकी समझ नहीं होती ना बेचारों की इतनी ज्यादा, इस वजह से। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था 31 दिसंबर 2021 को आया था आप लोगों का, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार क्या प्रदान किया गया है। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो है आप लोगों का, ये अधिनियम आपका महिला सशक्तिकरण की बात करता है, जो महिला है, ठीक है, उनको बल देता है, उनके उत्थान की बात करता है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने हमेशा। क्या किया गया है इसके अंदर में, महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को प्रॉपर्टी के अंदर में अधिकार दिया गया है कि अब महिलाएं भी जो है प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर में, ठीक है, इक्वल शेयर रहेगा किसका, डॉटर्स का भी, डॉटर्स का भी इक्वल शेयर रहेगा, ये आप लोगों का यहां पर में आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इनवैलिडेट मैरिटियल स्टेटस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, वो मैरिज उरिज से रिलेटेड नहीं है, ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उत्तराधिकार सक्सेशन उत्तराधिकार से रिलेटेड है, ठीक है, सरनेम से भी रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एग्रीकल्चर राइट ऑफ सन्स, सन्स का नहीं है भाई, महिलाओं का है, अभी आपको बताया महिलाओं की बात हो रही है। तो बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारा राजू जो है, ठीक है, हमारा राजू, ठीक है, हमारा राजू के 4 बच्चे हैं, ठीक है, काजू, बाजू, ठीक है, काजू बाजू, आजू, ठीक है, और रजनी, राजू की बेटी रजनी, ठीक है। और राजू की जो शादी थी, राजू की जो शादी थी वो हुई थी नेहा के साथ में, तो ये नेहा, ये राजू की पत्नी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजू की पत्नी है। तो मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले जो है केवल जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी काजू बाजू और आजू, ये जो बेटे थे, लड़के थे, सन था सन था सन था, ये डॉटर है और ये वाइफ है, ठीक है, तो इनमें बंटती थी। अब 2005 के बाद में क्या हुआ, अब जो है ये प्रॉपर्टी जो रहेंगी लड़कों के साथ साथ में बेटी और उसकी पत्नी या पत्नियों के अंदर में भी बटेंगी, अब सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है, इस प्रकार की बात हो गई अब हमारी यहाँ पर में, ओके। तो यहां पर में उसके बेटों के साथ साथ में बेटी और उसकी पत्नी, अगर एक से ज्यादा पत्नी है तो एक से ज्यादा पत्नियां, तो जिस जो भी है उसके अंदर में बटेंगी। अब सर क्या एक से ज्यादा पत्नियां हो सकती है, मन में लड्डू फूटा किस किस के, नहीं ना, हाँ मतलब कुछ लोग तो ये जिनकी शादी हो गई वो बोलोगे सर नहीं एक भी बहुत है करके। अब देखो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट जो है आप लोगों का वो ये बोलता है कि जो हिंदू पुरुष है वो एक शादी कर सकता है एक पत्नी के रहते हुए, ठीक है, एक एक ही शादी कर सकता है, लेकिन अगर पहली पत्नी को ऐतराज नहीं है, पहली पत्नी को ऐतराज नहीं है तो आप दूसरी कर सकते हो, ये बोला है। तो उस केस के अंदर में जो एक्ट है आप लोगों का उसके अंदर में बोला गया है वाइफ्स। कुछ लोग यहाँ पर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही तो वाइफ होती है, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मान लो कि नेहा को लगे कि यार नहीं यार, राजू जो है
कोई बात नहीं, ठीक है, एक और शादी कर ले राजू, मेरे से काम नहीं होता यार, इतना सारा काम कराते हो, इतनी सारी वो बनवाते हो, तो राजू की एक और शादी हो गई नेहा की परमिशन से, ठीक है, नाम दे देते पिंकी, पिंकी से भी शादी हो गई इसकी। तो इस केस के अंदर में दोनों में बटेगा यहाँ पर, में ये याद रखना है आप लोगों ने, तो ये शब्द ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये वाइफ के साथ में कई बार वाइफ्स आता है, तो इसको याद रख लेना आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है, ओके। तो अगर पहली पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरी कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, इसमें ये आप लोग थोड़ा याद रख लेना। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है राम जेठमलानी, जो भारत के बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने 2 की थी क्योंकि उनकी पहली पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, वैसे एक एक करो भाई, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पर्सनल बता रहा हूँ आप लोगों को मैं ये चीज, दूसरी शादी करना, ठीक है, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय या किसी भी इसके अंदर में, मुझे ऐसा लगता है कि पहली पत्नी के साथ में ये बहुत बड़ा एक उसके ऊपर में अन्याय है, और ये उसके ऊपर में बहुत बड़ी प्रताड़ना है। मैंने कहीं सुना था कि एक जो स्त्री होती है ना, वो अपना सब कुछ बांट लेती है, ठीक है, सब कुछ दे सकती है वो, उसके पास में जो दौलत है, संपदा है, सब कुछ उसका ले लो आप, वो अपना पति नहीं बांटना चाहती। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। एक है, उस पर ध्यान दो, उसके नखरे उठाओ, उसकी बातें है वो सहो या जो भी है वो, क्योंकि वो आपका साथ भी देती है उसी प्रकार से, तो बस। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, बताइए दादन व्यवस्था जो है आप लोगों की, पुटिंग आउट सिस्टम व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो फ्रेंड, समस्या यहाँ पर में है कि वीवर जो है उनको पेड लेस किया जाता है मर्चेंट्स के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं होती मार्केट की, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता ही है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का कि मार्केट की इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास में नहीं होती है। दूसरा वाला, मर्चेंट्स हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नहीं ये कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो व्यापारी खुद आकर लेकर जाता है। वीवर्स हैव नो से इन डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी उनकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वीवर को क्या लेना देना क्वालिटी ऑफ में, उसमें ये समस्या नहीं है। मर्चेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द फिनिश प्रोडक्ट, यहाँ मर्चेंट की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं कि जो बेचारा पर्सन होता है उसकी क्या दिक्कत है यहाँ पर में, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है फ्रेंड्स इसके अंदर में कि जो वीवर होता है, अगर मैं इसके अंदर में बात करूं आप लोगों के पुटिंग आउट सिस्टम को, अगर मैं क्लॉथ वाली इंडस्ट्री में अप्लाई करूं, तो जो वीवर होते हैं या जो कारीगर होते हैं, किसी और इंडस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हो, तेंदुपत्ता में अप्लाई कर लो आप लोग, ठीक है, बहुत कम पे किया जाता है उनको, ठीक है, पेड लेस बाय द मर्चेंट्स, क्योंकि बेचारे लोगों के पास में जानकारी नहीं होती। और ये क्वेश्चन 8 जनवरी 2022 को एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों से जो पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं, और कमेंट करके भी सारे आंसर्स करते रहेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करते रहेंगे यहाँ पर में। और अब हम लोग यहाँ पर में जो है ये आप लोगों का जो आज का लेक्चर था, इसके अंदर में मैंने आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पूरे के पूरे ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलते हैं, हमारे अगले वाले लेक्चर के अंदर में शायद मिलते हैं, मतलब बेसिकली अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मतलब वो फ्लो में अब देखते हैं, मतलब जो भी है बेसिकली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और पूरी बायजूस एग्जाम प्रेप टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, शशि सर, आशीष सर, विपिन सर, दीप सर, मतलब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे लोग हैं, ठीक है, जो मदद करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों की एग्जाम्स है और आप लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, सारे लोग करते हैं फ्रेंड्स, पीछे से सभी लोगों का दिल बहुत अच्छा है, मदद आप लोगों, मतलब सभी का बेसिकली एक ये होता है कि आप लोगों के लिए स्टूडेंट ओरिएंटेड, कि स्टूडेंट को कैसे अच्छा किया जा सकता है, सारे ही लोग आई थिंक सोचते ही होंगे, सारे के सारे ही लोग आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, तो आप लोग कीजिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट जिन लोगों की कल एग्जाम है आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।